हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। हाउ आर यू? सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गेट के एग्ज़ाम में जो आप लोगों के LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो आपकी 8 to 10 मार्क्स की आती है। जो बच्चे गेट मैथमेटिक्स का पेपर देते हैं उनके लिए 8 to 10 मार्क्स की LPP के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो हम लोग 2024 से लेके 2015 तक के क्वेश्चन पेपर 10 ईयर्स के मैं आपके साथ हर एक दिन डिस्कस करूंगी। सो आज ये पहली वीडियो है जिसमें मैं 2024 के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, सो LPP का पोर्शन आपका 6 to 10 मार्क्स तक वेरी करता है। कभी 6 का आया है, कभी 10 का आया है, कभी 9 का आया है, कभी 8 का आया है। तो अप्रॉक्सीमेट अगर कहें तो 8 मार्क्स तक की आपकी LPP एवरेज देखी गई है इन सालों में। ठीक है, सो आज हम डिस्कस करेंगे 2024 के क्वेश्चंस जिसमें हमारे पास दो क्वेश्चंस आए हैं। एक क्वेश्चन हमारा आया है ये वाला जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन आया है हमारा ये वाला। ठीक है, सो दोनों क्वेश्चन हमारे 2-2 मार्क करके हैं। जब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें हमें दिया गया है कंसिडर द फॉलोइंग LPP। सो यहाँ पे LPP P दिया है तो हमें प्राइमल फॉर्म ऑफ LPP दी गई है। मिनिमाइजेशन टाइप की LPP दी गई है जिसमें हमें z इज इक्वल्स टू fx1 प्लस 2x2 दिया गया है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में 2x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया गया है। जो हमें डिसीजन वेरिएबल्स के बारे में बताए गए दोनों के दोनों पॉजिटिव नेचर के डिसीजन वेरिएबल्स हैं। ठीक है, द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द प्राइमल इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमें ऑप्टिमल वैल्यू पूछी गई है। अगर आपने मेरे साथ जुड़ के लाइव क्लासेस पढ़ी होंगी तो आपको ज़रूर पता होगा जब भी 2 वेरिएबल्स 2 कंस्ट्रेंट्स की इक्वेशन हमें दी जाए तो हम वहाँ पे हमेशा ग्राफिकल मेथड ही लगाते हैं। सो यहाँ पे भी मैं ग्राफिकल मेथड ही लगाऊंगी एंड आई होप कि आप वो वीडियोज़ या लाइव लेक्चर्स देख चुके हैं और आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है ग्राफिकल मेथड की। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ग्राफिकल मेथड के लिए। हमारी जो पहली वाली इक्वेशन है विच इज़ 2x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे इनकी जो वैल्यूज़ अगर हम रखें तो सबसे पहला स्टेप होता है कि कंस्ट्रेंट को इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। मैंने कंस्ट्रेंट को इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया है। आप x1 और x2 की वैल्यूज किस तरीके से फाइंड करेंगे, x2 एक बार 0 और एक बार x1 की वैल्यू 0। आप लोगों को आता है तो रजिस्टर निकालें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आप लोग बताएं। सो इसी तरीके से जब x2 को 0 लेंगे जब x2 को 0 लेंगे तो x1 की वैल्यू 1 और जब x1 को 0 लेंगे तो x2 की वैल्यू 2। तो हमें यहाँ से पहली लाइन के पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। दूसरी लाइन हमारी है x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1। सो इस तरीके की लाइन के कोऑर्डिनेट्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमेशा x2 को 0 और x1 को 0 रखें। जब इस तरीके की लाइन हो तो कोऑर्डिनेट 1 1 बन जाएगा। सो x1 का 1 और x2 का 1। सो कोऑर्डिनेट क्या बना 1 0 और 0 1। इसके कोऑर्डिनेट बने 1 0 और 0 2। अब इनके बिहाफ पे हम यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। सो पहला पॉइंट है 1 0 जो कि यहाँ पे आएगा, दूसरा भी पॉइंट 1 0 ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरा पॉइंट हमें दिया गया है 0 1 विच इज़ ये, और दूसरा यहाँ से पॉइंट मिला है 0 2। फर्स्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट लाइन इस हिस्से से ड्रॉ होगी जिसमें 1 0 और हमें 0 2 को मैच करना है, 1 0 और 0 2। सो 1 0 0 2 दिस इज़ द लाइन। अगर आप सिंबल की बात करें तो देखिए जो पहली वाली इक्वेशन है उसमें सिंबल हमारा लेस देन का है। ठीक है, और हमने ये पहली वाली इक्वेशन बनाई है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है, लेस देन का सिंबल है। तो शेडेड रीजन बच्चों कौन सा वाला होगा? आई होप अभी तक तो याद हो जाना चाहिए कि इनसाइड वाला रीजन हमारा शेडेड रीजन होगा। ठीक है, ये हमारी दूसरी वाली इक्वेशन थी जिसके पॉइंट्स थे 1 0 और 0 1। अब दोनों को फिर से ज्वाइन कर देते हैं 1 0 और 0 1। दिस इज माई सेकेंड वाली पॉइंट। ठीक है, इसके अगर आप शेडेड रीजन देखें तो ग्रेटर देन का सिंबल लगा हुआ है। ग्रेटर देन का सिंबल मतलब कि यहाँ पे ये कह रहा है कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आ रहा है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमारा यहाँ पे ये वाला रीजन लिया जाएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि अवे फ्रॉम द ओरिजिन मतलब ये पूरा बाहर का, तो एक का अंदर का या एक का बाहर का, तो वी विल गेट दिस कॉमन रीजन। इस कॉमन रीजन को लेने के बाद हमें यहाँ पे इसके ये क्या निकालने पड़ते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, सो ये एक कॉर्नर पॉइंट बना, ये एक कॉर्नर पॉइंट बना, ये एक कॉर्नर पॉइंट बना। सो ए को एक, फर्स्ट वाले को ए, सेकेंड वाले को बी और थर्ड वाले को सी दे देते हैं। हमारे पास जो जेड की वैल्यू दी गई है वो दी गई है 5 ऑफ x1 प्लस 2 ऑफ x2 और मिनिमाइज टाइप का हमारा यहाँ पे जेड इसने पूछा है। ठीक है,
ये क्वेश्चन जरूर तैयार करिएगा ग्राफिकल का, क्योंकि मोस्टली टाइम ग्राफिकल के क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। क्लियर? सो यहाँ पे जब मैक्सिमम ऑफ z के बारे में आप बात करेंगे तो 5x1 + 2x2 है। अब अगर मैं z ऑफ a लूँ, z ऑफ a मतलब कि z में a की वैल्यू डाल रही हूँ, और a पॉइंट क्या है हमारा 0 1, मतलब कि x1 की वैल्यू 1 और x2 की वैल्यू 0। यहाँ पे मैं पुट करूँगी तो 5 × 0 + 2 × 1 बना। इसी तरीके से ZB बना है, इसी तरीके से ZC बना है। ZB बनाऊंगी तो पॉइंट है 0 2, मतलब x1 हमारा बना 0 और x2 हमारा बना 2, सो 2 × 2। इसी तरीके से ZC बनाऊंगी विच इज इक्वल टू 1 0, तो x1 बना 1 और x2 बना 0। क्लियर है? तो वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 5 × 1 + 2 × 0, तो ये कितना बन गया 2, ये कितना बन गया 4 और ये कितना बन गया 5। हमारे पास ZA की वैल्यू 2, ZB की वैल्यू 4, ZC की वैल्यू 5। क्वेश्चन में पूछा गया है मिनिमल आपको आंसर फाइंड करना, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे छोटी वैल्यू अगर आप देखो तो हमें 2 मिली है। ठीक है? सो दिस इज द आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है? अब नेक्स्ट चीज, अगर ये मिनिमाइजेशन की जगह ऑब्जेक्टिव फंक्शन को यहाँ पे मैक्सिमाइज टाइप का कर देता तो आप सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करते, सेम प्रोसेस चलता, सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर 2 की जगह मैक्सिमम के केस में 5 बन जाता और मिनिमम के केस में आपका आंसर 2 बन जाता। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन? ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ द फंक्शन। हमें जो फंक्शन दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है x y z, 3 वेरिएबल पे डिपेंडेंट फंक्शन दिया गया है, जिसको हमें इसने दिया है 10(x + 6(y - 8(z). इस तरीके से एक फंक्शन बना दिया है। ध्यान रखिएगा कि 3 वेरिएबल्स दिए गए हैं, ठीक है, और 2 इक्वेशंस दी गई। तो ग्राफिकल से तो ऑफ कोर्स सॉल्व नहीं हो सकता, ग्राफिकल से करोगे तो डुअलिटी की मदद से करोगे, तुम्हें डुअलिटी आनी चाहिए। तो इसमें 1 2 3 इक्वेशन तुम्हारी बन जाएंगी। 3 इक्वेशन 2 वेरिएबल की बनेंगी, तो तुम इसको डुअलिटी से भी कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से देखना। 5(x - 2(y + 6(z) इज लेस देन इक्वल टू 20। दूसरा इसने यहाँ लिखा हुआ 10(x + 4(y - 6(z) इज लेस देन इक्वल टू 30। सो इस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला, हम डुअलिटी से कर सकते हैं। गिवन एलपीपी को अब डुअलिटी में कन्वर्ट करें, तब ग्राफिकल से करें। डुअलिटी के बाद क्या अप्लाई करना पड़ेगा? ग्राफिकल मेथड। ठीक है। दूसरा, हम इसको बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। इन इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में कन्वर्ट करें और उसके बाद बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वाले कॉन्सेप्ट को लगा दें। तीसरा, हम इस क्वेश्चन को सिंप्लेक्स मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड से भी कर सकते हैं। जो सबसे इजी मेथड हमें पड़ेगा वो पड़ेगा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वाला, तो मैं वो अप्लाई कर रही हूँ। आपको डुअलिटी का और सिंप्लेक्स का दोनों मैं बता दूंगी और आप उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले अगर हम डुअलिटी से करना चाहें तो किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ, आप घर में इसको पूरा कर लीजिएगा। सो यहाँ पे आते हैं हम डुअलिटी के कॉन्सेप्ट में। अगर डुअलिटी में आए तो यहाँ पे हमें दिया गया द मैक्सिमल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन सब्जेक्ट टू दिस। तो लेट हम अज्यूम कर लें कि ये हमारी प्राइमल दी गई है। अगर मैं इसकी डुअलिटी पे अप्लाई कर रही हूँ तो मैं इसकी डुअल बना रही हूँ, जो कि मैं डी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। डुअल बनेगी तो पहला वेरिएबल था ये और दूसरा वेरिएबल था ये, तो ये बन जाएगा मेरा 5(w1 + 10(w2)। इसी तरीके से ये 10 है, हाँ। इसी तरीके से -2y, तो मतलब -2w1 + 4(w2)। इसी तरीके से 6(w1 - 6(w2). सो 2 वेरिएबल आ गए और 3 इक्वेशन। 2 वेरिएबल में 3 इक्वेशन बने, 2 वेरिएबल में 4 इक्वेशन बने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो ग्राफ 2 वेरिएबल का बनेगा उसमें 1 इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन, 4 इक्वेशन, जितनी इक्वेशन भी डालो, हमें तो अपना फिजिबल सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू दी मार्किंग फाइंड करना है। तो हम इसको 3 इक्वेशन तक में डुअलिटी को ग्राफिकल से सॉल्व कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बट वेरिएबल हमारे पास 2 ही बन के आने चाहिए। ओके, तो अब मैं इस हिस्से को इरेज कर देती हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड वेरिएबल्स बनेंगे वो बनेंगे हमारे फंक्शन की वैल्यू विच इज़ 10, 6 एंड 8। तो यहाँ आया 10, यहाँ आया 6 और यहाँ आया 8। क्योंकि मेरे पास जो गिवन प्राइमल है ये हमारी किस टाइप की है? मैक्सिमाइज टाइप की है ना, मैक्सिमाइज टाइप की है। तो डुअल कैसे बनेगी? मिनिमाइज टाइप की बनेगी। z(w) लिख देते हैं, तो वो वेरिएबल कहाँ से लेंगे? यहाँ से लेंगे। तो ये लेगा 20(w1 + 3(w2)। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बन गया। कंस्ट्रेंट क्योंकि मिनिमाइजेशन टाइप की है तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहता है कि मिनिमाइज टाइप का जब भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो तो कंस्ट्रेंट के सिंबल हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि
मैक्सिमाइज टाइप का ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो तो सिंबल हमेशा लेस देन इक्वल टू के होने चाहिए। तो यहाँ पे सिंबल मिनिमाइज टाइप का है तो ग्रेटर देन इक्वल टू के सिंबल आ जाएंगे। आपने ये बना ली, इन इक्वेशन को सॉल्व करें, W1 W2 की वैल्यू निकालें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करें और जो हमारे डुअल का आंसर आएगा ऑप्टिमल, वही सेम वैल्यू हमारे मैक्सिमल की भी ऑप्टिमल हमें मिल जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, मतलब इसके सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। तो देखो हमारे पास जो z दिया गया ना, इसको मैं z मान के चल रही हूँ, विच इज 10x प्लस 6y माइनस 8 ऑफ z। यहाँ पे हमें इक्वेशन दी है 5 ऑफ x माइनस 2 ऑफ y प्लस 6 ऑफ z। अब ये हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है, लेस देन का सिंबल है, तो मैं क्या करूँगी, स्लैक लगाऊंगी, तो 1 ऑफ s1 प्लस 0 ऑफ s2 ये लगा दूंगी इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे देखोगे तो 10 ऑफ x प्लस 4 ऑफ y माइनस 6 ऑफ z प्लस 0 ऑफ s1 प्लस 1 ऑफ s2 इज इक्वल टू 30। अब अपनी इक्वेशन जो हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनी है उसमें भाई s1 s2 तो इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, तो बनेगा 1 ऑफ s1 प्लस 1 ऑफ s2। अब हमारा ये फ्रेमिंग हो गया, ठीक है। यही सेम आप सिंप्लेक्स के लिए यूज़ कर सकते हो, सिंप्लेक्स के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आना चाहिए, वो यूज़ हो गया। अदरवाइज इसको आप फिजिबल सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट से भी, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वाला जो कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं बेसिक वेरिएबल्स नॉन बेसिक वेरिएबल्स वाला, उससे कर सकते हो। तो देखो हमें पता है कि जब भी हमारे पास n वेरिएबल्स होते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हो गए 5 n वेरिएबल्स, हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रेंट कितनी हुई m विच इज़ इक्वल टू 2। सो n माइनस m मतलब कि 5 माइनस 2, तो हमारे पास 3 जो है ना नॉन बेसिक वेरिएबल है, नॉन बेसिक वेरिएबल्स हमारे पास 3 बनेंगे। ये क्या इंप्लाई करेगा कि 2 हमारे पास बेसिक वेरिएबल बनेंगे। तो जब हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल्स होते हैं ना, इनको हम हमेशा इक्वेट कर देते हैं 0 के इक्वल, और फिर इनके बिहाफ पे हम अपने बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं और उन वैल्यूज़ में से, उन फिजिबल सॉल्यूशंस में से एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम निकालते हैं बाद में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। मैं अब यहाँ पे आ जाती हूँ। मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि S1 और S2 हमेशा हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल्स ही बनते हैं, तो ये तो यहाँ से क्लैरिटी बनी कि S1 भी 0 रहेगा और S2 भी 0 रहेगा। इसके अलावा 3 वेरिएबल और बचे, x, y और z। तो बेसिक जब हम करते हैं चैप्टर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वाला, अगर आपको याद हो तो उसमें से हम एक बार एक वेरिएबल को, दूसरी बार दूसरे वेरिएबल को, तीसरी बार तीसरे वेरिएबल को 0 रखते हैं। तो यहाँ भी वही करेंगे, पहली कंडीशन आर्बिट्री लेके चलेंगे कि x भी हमारा 0 हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल 0 बन गए, इसका मतलब हमें y की वैल्यू और z की वैल्यू फाइंड करनी बची, ठीक है। तो इससे हमारे पास एक वैल्यू आएगी। नेक्स्ट केस लेके चलेंगे जिसमें S1 तो 0 है, S2 भी 0 है। हमने इस बार x की जगह y इक्वल टू 0 लिया, तो हमारे को फाइंड करनी है x की वैल्यू और z की वैल्यू, ठीक है। तीसरा केस लेके चलेंगे, सिमिलरली S1 तो 0 है, S2 भी 0 है, इस बार z को 0 ले लो, तो बची हुई वैल्यू तुम्हारी x समथिंग और तुम्हें y समथिंग की फाइंड करनी है। इससे 3 वैल्यूज़ मिलेंगी और हमें क्या फाइंड करना है, जो मैक्सिमम वैल्यू दे दे वो भाई f की वैल्यू बता दो। तो देखो जो मेरी इक्वेशंस हैं इनके रिस्पेक्ट में मैं यहाँ पे पहले S1 को 0 लूँगी, S2 को 0 लूँगी और x को 0 लूँगी। तो मेरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, -2y प्लस 6z और फिर आएगा प्लस 4y माइनस 6z। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करिए। S1, S2 और x को आपने 0 रख दिया, साइमल्टेनियसली सॉल्व क्या करूँ, ये तो ऑलरेडी कट रहा है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में बचेगा 20 और यहाँ है 30, ठीक है। तो ये बच जाएगा मेरा 2y यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा 50 और y की वैल्यू आ गई मेरी 25। तो y इज़ माई 25। अब मुझे z के लिए सॉल्व करना है, तो ये है -2 इंटू 25, पहली इक्वेशन ले ली मैंने, प्लस 6 इंटू जेड इज इक्वल्स टू 20। सो 20 और ये कितना हो गया माइनस का 50, ये यहाँ जाएगा, बचेगा प्लस का 50, तो ये बन गया मेरा 70 और यहाँ आया 6z और z की वैल्यू है 70/6 मतलब कि 35, 2 से करूँ तो 35/3। सो z की वैल्यू है 35/3। क्लियर है? सो इसको यहाँ से ज़रा इरेज कर दे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो यहाँ पे हमें आंसर मिला 35/3। तो ये वाला हमारा पहला वाला ऑप्शन ठीक हो गया। सारे के सारे बेसिक वेरिएबल्स जब भी वैल्यू को रखते हैं तो फिजिबल सॉल्यूशन के तहत आने के लिए उनकी वैल्यूज़ को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, या तो वो 0 रखे जा सकते हैं या फिर वो पॉजिटिव रखे जा सकते हैं। अगर कोई भी वैल्यू जो बेसिक वेरिएबल की है अगर वो निगेटिव आती है तो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि माना यह जाता है कि पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही हमेशा डिसीजन वेरिएबल्स की वैल्यू लाई करनी चाहिए। जब हम फिजिबल सॉल्यूशन बनाते हैं तो वेरिएबल्स हमेशा, कोऑर्डिनेट्स हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को ही अटेन करते हैं।
इस रीज़न के अकॉर्डिंग मेरे दोनों आंसर्स पॉजिटिव वैल्यू को अटेन कर रहे हैं, तो ये दोनों वैल्यूज़ मेरी एक्सेप्ट की जाएंगी। मूविंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन, जब आप नेक्स्ट में आओगे तो S1 0 और हमारा S2 भी 0 हो गया, ठीक है, और y भी 0 हो गया। अब इसको देख के इक्वेशन फिर छोटी रिड्यूस करो, तो अब इक्वेशन क्या बन जाएंगी, इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, दिस इज 5 ऑफ एक्स, यहाँ 10 ऑफ एक्स, और y 0 लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 6 ऑफ जेड माइनस 6 ऑफ जेड इज इक्वल टू 20 इक्वल टू 30। अब अपने को ये सॉल्व करना है, ये फिर से कैंसिल, तो यहाँ पे आया 15 ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू 50। सो x इक्वल टू 50/15, 5 10s एंड 5 3s, सो x इज इक्वल्स टू 10/3। सो यहाँ लिख देते हैं 10/3। अब इसको इरेज कर देते हैं, ये आया 10/3। अब नेक्स्ट वैल्यू हमारी कितनी आई, ध्यान से देखिए। सो 5 इंटू 10/3 प्लस 6z इक्वल टू 20, सो दिस इज 50/3 प्लस 6z इज इक्वल टू 20, तो 6z इज इक्वल्स टू 20 माइनस 50/3, सो दिस इज 60 माइनस 50/3 विच इज़ इक्वल टू 6z इज इक्वल टू 10/3, तो 10/18 इज़ योर आंसर। तो 10/18 इज़ योर आंसर। सो यहाँ पे ये चीज़ हमें पूरी मिल गई, 10/18 इज़ अवर आंसर। इनको छोटा करना हो तो 5/9 कर सकते हो, तो z की वैल्यू हमें 5/9 मिल गई। अब नेक्स्ट वाले में करते हैं, S1 S2 और z तीनों के तीनों 0 लेना है। इक्वेशन देखो क्या बनेगी, S1 S2 z 0 लोगे तो ये इतना ही हिस्सा बनेगा बस, 5x माइनस 2y 10x प्लस 4y। सो 5x माइनस 2y और 10x प्लस 4y, 10x प्लस 4y विच इज़ इक्वल टू 20 एंड विच इज़ इक्वल टू 30। तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इस पूरी इक्वेशन को। सो इट इज़ 10x और ये आएगा माइनस का 4y, इट इज़ इक्वल टू 40। यहाँ पे आया 10x प्लस 4y इज़ इक्वल टू योर 30। सो यहाँ पे आप देखोगे तो ये आया 20x विच इज़ इक्वल टू 70। सो x इज़ इक्वल टू 7/2। सो x की वैल्यू तो ठीक आ गई 7/2। अब यहाँ पे निकालते हैं दूसरी वैल्यू, तो 5 इंटू 7/2 माइनस 2y इक्वल टू 20। सो ये आया 7 5 35/2, सो माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 35/2। सो दिस इज योर 40 माइनस 35/2, इट इज़ 5/2 एंड माइनस ऑफ 2y। सो y की वैल्यू जो आपकी आई है ना, y 5/4 और माइनस। सो यहाँ पे हमारी y बनी है माइनस 5/4 और x बना है प्लस का 7/2। सो बिकॉज दिस इज माइनस, सो दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। मैंने ये तुम्हें पहले ही बता दिया था कि माइनस वाला साइन तुम्हारा एक्सेप्ट नहीं होगा। सो तुम्हारे पास 2 ही आंसर मिले। अब ये सब इरेज कर देती हूँ नीचे वाली वैल्यू, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं बची। तो हमारे पास अब 2 ही केस बचे हैं पॉजिटिव आंसर निकालने के लिए, ठीक है ना, पहला वाला और ये दूसरा वाला। इन्हीं के बिहाफ पे आंसर z की वैल्यू चेक कर लेते हैं। ये भी 5/9 है, इसको भी हटा दो। तो यहाँ पे z की वैल्यू बनी तुम्हारी 5/9। अब हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, इस f की वैल्यू। और f हमारे पास क्या दिया गया है, f हमारे पास दिया गया है 10x प्लस 6y, 10x प्लस 6y माइनस 8z। ये है हमारे पास f, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है 10x प्लस 6y माइनस 8z, ठीक है। सो ये पहली इक्वेशन रही जिसको पुट करना है, दूसरी इक्वेशन रही जिसको पुट करना है। 1 को पुट करके अगर देखें तो 1 में तो x 0 ही हो गया, y और z बचा है, तो ये बचा 6 इंटू 25 माइनस 8 इंटू 35/3। सो ये तुम्हारा आ गया 5 6 या 30, 6 2 12, 13 14 15, 150 माइनस में 5 8 जो 40, 8 में 20, 10 5 26 27 28 अपॉन 3। So this is your 450 minus 280/3, 50 60 70 170/3। फिर से करोगे तो 3 5 15, तो 56.6 समथिंग आंसर आएगा पहले वाले का, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट आंसर, फर्स्ट वाले से वी गेट दिस आंसर। अब सेकंड वाले को सॉल्व करो। सेकंड वाले को जब सॉल्व करोगे तो सेकंड इक्वेशन इम्प्लाई कर रही है, ये है सेकंड वाली, x और z है, तो 10 इंटू एक्स 10/3 माइनस 8 इंटू 5/9। ये तो वैसे ही माइनस है तो कम ही हो जाएगी वैल्यू। सो 100/3 माइनस 5 8 40/9, इसको भी 3 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 300/9 माइनस 40/9, सो इट इज़ 260, 260/9 वाली वैल्यू तो तुम्हारी 28 पॉइंट समथिंग आई, ठीक है। हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, तो 56.6 इज़ योर आंसर। क्लियर है। सो यहाँ पे आंसर बना तुम्हारा 56.6, ठीक है बच्चों। अब इसी क्वेश्चन को सिंप्लेक्स से कैसे करोगे वो भी देख लो। सो इसके लिए आपको सिंप्लेक्स की टेबल बनानी आनी चाहिए। इस तरह से सिंप्लेक्स की टेबल बनाइएगा। S1 और S2 आपके नॉन बेसिक वेरिएबल यहाँ पे लिखे जाएंगे। यहाँ पे आप लिखोगे CB और XB। यहाँ पे आपका आएगा X Y Z
S1 S2, यहाँ पे आपका आएगा मिनिमम रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा आपका CJ मतलब ये जो इनकी कोफिशिएंट्स होते हैं 10 6 -8, सो 10 6 -8 1 और ये तो 0 0 आएंगे यहाँ पे 0 और 0, तो 0 और 0 ये वैल्यूज़ होंगी। क्लियर, ये 0 0 थी इसलिए वहाँ पे हटा दी थी, 1 नहीं है 0 0 है, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ बनेंगी तो 5 10 -2 प्लस का 4 प्लस का 6 माइनस का 6 1 1 0 0, यहाँ पे लाइन खींचेगा। CB मतलब कि इनके कोफिशिएंट्स, XB मतलब राइट हैंड साइड कोफिशिएंट्स ये वाले जो होते हैं। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। आई होप सभी बच्चों को ये सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये जो सिंप्लेक्स की टेबल है ये आपके लिए होमवर्क है। देखिएगा सिंप्लेक्स की टेबल सॉल्व करके आपके Z की वैल्यू क्या आई है, मतलब यहाँ पे F है, F की वैल्यू क्या आई है, X Y Z S1 S2 की वैल्यू क्या आई है, तो ये मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा इस तरीके की और वीडियोज़ को देखने के लिए। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।